Uncle, you're on mute. We can't hear you. Yeah, it's okay now, I think. So last time we were talking about the various houses in the horoscope. और हमने कहा था कि जो फर्स्ट हाउस होता है, that is the sign of the zodiac rising in the eastern horizon at the time of birth or at the time for which you are going to cast the horoscope. जिस समय बर्थ हुआ या जिस मोमेंट के लिए आप हॉरोस्कोप बनाने वाले हैं, उस मोमेंट पर ईस्टर्न होराइजन में जोडियक का कौन सा साइन राइज कर रहा है, उसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं. एंड सब्सिक्वेंट टू दैट वी काउंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 12th हाउसेस. और हम लोगों ने ये भी कहा था कि जो 12 हाउसेस हैं हॉरोस्कोप के, ये बेसिकली आपका एक लाइफ साइकिल है और कुछ नहीं है. दिस इज बेसिकली द कंप्लीट लाइफ साइकिल. कैसे है, हम लोगों ने एक हॉरोस्कोप को एक बार अगर जस्ट इन केस वी हैव अ लुक एट द हॉरोस्कोप, ये हॉरोस्कोप है. इसमें ये आप देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट हाउस, दिस इज द सेकंड हाउस, दिस इज द थर्ड हाउस, दिस इज द फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउसेस. तो ये जो हाउसेस की पोजीशन है, जो हम नॉर्थ इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, दिस इज अ फिक्स्ड पोजीशन, दिस विल नॉट चेंज. अगर जो भी लग्न होगा, जो भी लग्न का साइन होगा, वो इस हाउस में हम लिख देंगे. यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, इट कैन बी एनी साइन फ्रॉम 1 to 12, वो यहाँ पर आ जाएगा और उसके सीक्वेंस में हम वी विल कंप्लीट ऑल द 12 साइंस. तो ये पहला हाउस है और ये अप टू 12 हाउसेस हैं. So what I'm saying कि this is basically the life cycle of the native. जिसका भी ये हॉरोस्कोप है, हमारा ये लाइफ साइकिल है. लाइफ साइकिल कैसे शुरू होता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो वी कम विद अवर बॉडी. तो दिस हाउस इज योर बॉडी, ये आपका शरीर है. जब शरीर आता है संसार में तो व्हाट यू नीड एक्चुअली, यू नीड द मीन्स ऑफ सस्टेनेंस. उसको जो है सस्टेन करने के लिए वी नीड सम असिस्टेंस, एक्चुअली वी नीड सम मीन्स. तो ये हमारा जो हाउस होता है, दिस बिकम्स द मीन्स ऑफ सस्टेनेंस. फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तो वी स्टार्ट डूइंग सम वर्क. अपना बाहुबल का इस्तेमाल, अपना कॉन्फिडेंस, हम कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, तो हम काम करना शुरू कर देते हैं. तो दिस इज द थर्ड हाउस, वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करेगा. देन वी नीड द होम कंफर्ट आल्सो. ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर हमें लाइफ को सस्टेन करना है तो वी नीड द होम कंफर्ट आल्सो. So this house will represent all your home comforts. Fourth house. Fifth house क्या करते हैं, जब हमको होम कंफर्ट भी मिल गया, हमने काम करना शुरू कर दिया, हमने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, एजुकेशन हो जाती है हमारी, then we use our intelligence to do some creative activities. We use our intelligence to do some creative activities. So this is the house of intelligence. This is the house of all our creative activities. फिर आगे बढ़ते हैं हम. तो आगे बढ़ने में क्या होता है, we need to face lot of problems, lot of hurdles, lot of opponents. तो उन सब जो भी चीजें हमारे और चीजें हैं जो रास्ते में आती हैं, उनको हमें फेस करना पड़ता है. तो दिस हाउस इंडिकेट्स ऑल द प्रॉब्लम्स और द हर्डल्स दैट यू फेस इन द लाइफ. तो ये छठा घर उसका हो गया. अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू हाउ इट इज अ लाइफ साइकिल. देन सेवेंथ हाउस है. सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ sensual pleasure, भोग स्थान है, which is also necessary to sustain our life. उसके बाद जो 8th house होता है, this is the known as the house of longevity, कि आपकी longevity है, mode of death है, all those things we are going to discuss actually. उसके बाद ये धर्म का हाउस है, 9th house, ये कर्म का हाउस है, ये हमारी इनकम का हाउस है, and this is the house of loss also. तो यहाँ जाकर हमारा जो लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है. तो दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ. सो दिस इज व्हाट ऑल एक्टिविटीज वी डू फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द लाइफ. तो दिस इज जस्ट आवर लाइफ साइकिल. और इसीलिए कहा भी गया कि इस हाउस को हम फर्स्ट हाउस को बोलते हैं तनु स्थान. तनु मीन्स बॉडी, इज कनेक्टेड विद द बॉडी. सेकेंड हाउस को हम धन स्थान बोलते हैं. धन मीन्स की ऑल मीन्स ऑफ सस्टेनेंस दैट यू नीड आफ्टर टेकिंग द बर्थ एक्चुअली. सहज स्थान, इसमें जो मैंने कहा कि आप काम करना शुरू करते हैं, यू टेक द हेल्प ऑफ अदर्स आल्सो, तो इसको हम सहज स्थान बोलते हैं. जो आपके जो सिबलिंग है या जो यंगर को बॉर्न है, उनका भी हाउस है ये. इसको हमने सुख स्थान कहा, डोमेस्टिक कंफर्ट.
तो ये सुख स्थान हो गया। फिर जो 5th हाउस है, मैंने कहा था कि ऑल योर क्रिएशन एंड योर संतान और द प्रोजेनी इज आल्सो योर क्रिएशन। तो इसको हम संतान का घर बोलते हैं। और इसके बाद जो जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, हर्डल्स आते हैं, जो भी आपके अपोनेंट होते हैं, वो हम देखते हैं। तो इसको हमने कहा शत्रु स्थान। दिस 6th हाउस इज द शत्रु स्थान। फिर दिस हाउस इज द हाउस ऑफ अपोजिट सेक्स, हाउस ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स, हाउस ऑफ भोग स्थान एक्चुअली इसको हम कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं कालत्र स्थान। कालत्र मीन्स योर स्पाउस। दिस इज नोन एज आयु, आयु मीन्स द लॉन्गेविटी। दिस इज नोन एज द धर्म स्थान, हाउस ऑफ रिलीजन, हाउस ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। दिस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, जिसको हम कहते हैं कर्म स्थान। दिस इज द ऑल टाइप ऑफ इनकम, तो ऑल टाइप ऑफ गेन्स यू कैन से, तो इसको हम कहते हैं आय। आय मीन्स इनकम, आय स्थान। एंड दिस इज द लास्ट हाउस विच इज द हाउस ऑफ लॉस या व्यय स्थान भी हम इसको बोलते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट ऑल these houses they signify or what all aspect of the life we look from each house. फर्स्ट हाउस मैंने कहा कि बॉडी एंड एवरीथिंग कनेक्टेड विद द बॉडी, बॉडी एंड एवरीथिंग कनेक्टेड विद द बॉडी, ये आपकी बॉडी है। एंड बॉडी का मतलब क्या हुआ? योर हेल्थ, योर पर्सनैलिटी, योर नेचर, योर टेम्परामेंट, योर विल पावर, योर डिटर्मिनेशन, योर एम्बिशंस, योर एफर्ट्स, योर एनर्जी, your mental temperament, your aptitude, and all your virtues also. So everything connected with the body, that is to be seen from the first house. तो body का जहाँ तक सवाल है, ये आपकी basically this is a physical strength, mental strength, your capability, your aptitude, your willpower, your determination, all those things. And this house becomes very important house, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं चल सकते। अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपका नेचर ठीक नहीं है, तो आपको सक्सेस कहीं नहीं मिलेगी। तो दिस हाउस प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। अगर आप प्रोफेशन भी करेंगे तो जब तक ये फर्स्ट हाउस ठीक नहीं होगा तो यू कैन नॉट बी सक्सेस प्रोफेशनली, कांट डू एनीथिंग रदर। तो इसलिए फर्स्ट हाउस की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस ही जो है आपकी कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई दिस हाउस बिकम्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसके बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो फर्स्ट हाउस हैज टू बी स्ट्रांग इफ यू वांट टू एंजॉय द लाइफ और यू वांट टू डू समथिंग इन द लाइफ। देन सेकंड इज, आई टोल्ड यू दैट दिस इज द मीन्स ऑफ सस्टेनेंस। और सस्टेनेंस के लिए आप क्या चाहिए? आपको फैमिली चाहिए, वेल्थ चाहिए, खाना पीना चाहिए, इनिशियल एजुकेशन चाहिए, ऑल दोस थिंग्स यू नीड टू सस्टेन योर लाइफ। और इसमें हम कहते हैं कि ऑल योर पोजेशंस और वॉट एवर यू आर पजेसिव अबाउट, आपकी जो भी पोजेशंस है, आपकी फैमिली हुई, मदर फादर या पैसा हुआ, खाना पीना, जो भी चीजें हैं वो हम इस हाउस से देखते हैं। तो मेनली जो है हम कहते हैं कि योर पोजेशंस और वॉट एवर यू आर पजेसिव अबाउट। और सबसे ज्यादा पजेसिव आप किसके लिए होते हैं? अबाउट योर फेस। फेस आपका ठीक लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए। तो फ्रॉम द सेकंड हाउस वी सी द फेस आल्सो। और जैसे मैंने कहा कि मीन्स ऑफ सस्टेनेंस है, तो वेल्थ हो गया, फैमिली हो गया, आपके आईज हो गए, आपका माउथ हो गया, आपके टीथ हो गए, आपके ईयर हो गए, नोज हो गया, और खाना पीना, व्हाट टाइप ऑफ फूड एक्चुअली, आपके कान हो गए और फैमिली वगैरह हो गई। तो ये सारी चीजें आपको सस्टेन करने के लिए जरूरी है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज द हाउस ऑफ स्पीच। आप कैसे बोलते हैं, बोलना जो है आपका वो इस सेकंड हाउस से देखा जाता है कि आप बहुत ही सॉफ्टली बोलते हैं या बहुत ही अफेक्शनेट हैं बोलने में, या बहुत ही हार्श लैंग्वेज यूज करते हैं। So that's why this second house becomes very important. पहला आपकी wealth, and here the wealth is not the income. This is the liquid cash with you. Second house. This is the house of your family. This is the house of your speech. How you speak. How impressive is your speech? What type of words you use? और
हम जब इनिशियल जब छोटे बच्चे होते हैं तो वी नीड सम एजुकेशन आल्सो. So we see all about primary education from this house. कि आपकी primary education किस तरह से होती है, that is also to be seen from second house. So what I mean कि everything connected with the means of sustenance, all those things they come under the purview of second house. अब हम third house की बात करते हैं. तो third house में basically you can say कि the help that you receive, जो भी आपको हेल्प मिलती है आगे बढ़ने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए या आपको प्रोग्रेस करने के लिए. और हेल्प आपको किन किन चीजों से मिलती है? सबसे पहले आपके सिबलिंग है, आपके जो कोबॉर्न है उनसे हेल्प मिलती है, आपके आर्म्स हैं, हाथ हैं, आपके कान हैं, कान से आप कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन यू कांट प्रोसीड आल्सो. सो एवरीथिंग दैट हेल्प्स यू is to be seen from the third house. Maybe your hard liver, maybe your confidence, maybe your adventure, maybe your risk taking capacity. तो ये जब सारी चीजें जो हैं अपने जो बाहुबल हम कहते हैं या आपके एफर्ट्स होते हैं, सेल्फ एफर्ट्स, या जो भी आप जिन चीजों से भी आपको हेल्प मिलती है आगे बढ़ने के लिए, तो all those things we see from the third house. All those things they come under the purview of third house. आगे चलते हैं. दिस इज द फोर्थ हाउस, ये वाला 9 नंबर लिखा हुआ है. और मैंने कहा था कि 9 नंबर इज यू नीड द डोमेस्टिक कंफर्ट आल्सो. लाइफ में अगर सस्टेन करना है तो यू नीड द डोमेस्टिक कंफर्ट आल्सो. योर कंफर्ट्स क्या है आपके? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मदर. मदर भी सी फ्रॉम द फोर्थ हाउस. शिल्पी जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है. Then अनिल जी आप ही कर दीजिए. हाँ नहीं, अभी देखते हैं, नहीं अगर किया तो करो. देन आपका मदर हो गया पहली चीज. आपका रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, दैट इज योर कंफर्ट. क्या सुख सुविधाएं हैं उसके अंदर? आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है? आपको व्हीकल एंड हैप्पीनेस देयर फ्रॉम, व्हीकल का भी कंफर्ट है या नहीं है? और आगे बढ़ने के लिए यू नीड योर एजुकेशन आल्सो. तो जो भी हम बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, एंड बेसिक एजुकेशन इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट यू कैन से अप टू ग्रेजुएट लेवल. तो ग्रेजुएट लेवल की जो भी एजुकेशन होती है, जो भी आपके कंफर्ट्स होते हैं लाइफ के, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं. और जब भी हम मदर की बात करेंगे, व्हीकल की बात करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, सो ऑल दोस थिंग्स आर टू बी सीन फ्रॉम द फोर्थ हाउस. अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ हाउस में. फिफ्थ हाउस में मैंने कहा था कि वॉट एवर यू क्रिएट इन द लाइफ, वॉट एवर यू क्रिएट इन द लाइफ. और सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम संतान भी देखते हैं, प्रोजैनी भी देखते हैं इस हाउस से. एंड why we see progeny? Because seventh house जो आगे पढ़ेंगे हम, that is the house of marriage. Seventh house is the house of marriage. जो हमने कहा अभी ये भोग स्थान है, अपोजिट सेक्स का है, या इसको हम हाउस ऑफ मैरिज भी बोलते हैं. और मैरिज का एक ही पर्पस है, रिप्रोडक्शन. that is the only purpose, that is the gain of marriage. और अभी हमने कहा कि गेन हमारा 11th हाउस होता है. तो ये क्या हुआ? गेन ऑफ द मैरिज. गेन ऑफ द मैरिज इज द प्रोजेनी. तो ये वाला जो हाउस है फिफ्थ हाउस, दिस इज 11th फ्रॉम दिस हाउस, 11th फ्रॉम द हाउस ऑफ मैरिज. तो दैट्स व्हाई वी सी द प्रोजेनी फ्रॉम हियर. संतान और संतान का सुख वो हम इससे देखते हैं. एंड अदर थिंग आई टोल्ड यू दैट व्हाटएवर यू क्रिएट इन द लाइफ, क्रिएट आप कैसे करते हैं? आपके इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया आपने, और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी में भी, यू मे बी गुड पोइट, यू मे बी गुड इन स्पोर्ट्स, यू मे बी गुड इन एंटरटेनमेंट, you may be good actor, you may be good comedian, you may be a good painter, you may be good sculpturist. तो जो भी इस टाइप की जो आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज होती हैं, जो आप इंटेलिजेंस का अपना इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा जो क्रिएटिविटी आप करते हैं लाइफ में, all those things we see from fifth house. So fifth house is basically the house of intelligence. This is the house of your creativity also.
और अगर हम वैसे देखें कि जब मैंने कहा कि 4th हाउस से वी सी एजुकेशन अप टू द ग्रेजुएट लेवल, 5th हाउस से वी सी द हायर एजुकेशन, and higher education we can see up to postgraduate level. If you see in the modern context, so we can see that from the 5th house we will see the education up to the postgraduate level. हम speculative activities भी करते हैं आजकल, जैसे everybody is involved in the stock market. तो स्टॉक मार्केट में जो पैसा होता है वो किसका होता है? पैसा होता है पब्लिक का। या हम लॉटरी खरीदते हैं मार्केट से, उसमें पैसा होता है पब्लिक का और किसी दूसरे को मिल जाता है। इट मीन्स वी आर डीलिंग विद द पब्लिक मनी। और 4th हाउस जो हम जब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो 4th हाउस रिप्रेजेंट्स पब्लिक आल्सो। 4th हाउस रिप्रेजेंट्स पब्लिक। और अभी हमने देखा यहाँ पर 2nd हाउस जो है, दिस इज द हाउस ऑफ वेल्थ। अपनी वेल्थ है, ये सेल्फ है, ये दिस इज योर वेल्थ एक्चुअली। यहाँ पर 4th हाउस पब्लिक है and this is 5th house is the second from the 4th house. It means the wealth of the public. So whenever you deal with the wealth of the public, or if the wealth is coming from the public, so that type of gain is to be seen from this house, 5th house. So therefore this house becomes very important from the point of view of gains from the speculative activities, or you can say gains from the stock market. या आपको कुछ लोग पूछते हैं कि मेरी लॉटरी निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो लॉटरी भी इसी हाउस से हम देखेंगे, क्योंकि जब तक ये हाउस वेल प्लेस्ड होगा देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन बाय द लॉटरी, अदरवाइज नॉट। तो जो भी पब्लिक का पैसा जहाँ इन्वॉल्व होता है और जो आपको मिलता है, वो हम सारी एक्टिविटीज जो है वो इस हाउस से देखते हैं, 5th हाउस से। तो बार बार क्वेश्चन आता है कि हम स्पेकुलेशन में गेन होगा नहीं होगा, whether we should get involved in the speculation or not. So all those things, what type of shares we should buy. So all these things we see from this house. And one thing, there is a difference between the speculation and other gains actually. एक गेन तो ये ऐसा होता है कि आपको कहीं से गड़ा हुआ पैसा मिल गया, आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिल गया, आपको इंश्योरेंस में मिल गया, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपना कोई इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। लेकिन जब हम स्पेकुलेटिव गेन्स की बात करते हैं तो दैट इज स्पेकुलेशन विद इंटेलिजेंस, उसमें इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो इसलिए जो भी प्लैनेट है इंटेलिजेंस का, वो क्या है? मरकरी है, बुध है। तो कहा गया कि बेसिक एक नियम है विच इज यूजफुल टू ऑल ऑफ अस, कि जब तक मरकरी आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रांग नहीं है, जब तक मरकरी इज नॉट वेल प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप, यू शुड नॉट वेंचर इनटू द स्टॉक मार्केट। किसी भी तरीके से आपको फायदा हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, अगर मरकरी वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट में वेंचर नहीं करना चाहिए। एडवाइस इज कि जस्ट रिमेन अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। और जहां तक गेन की हम बात करेंगे, मरकरी जब ठीक है तो 5th हाउस विल इंडिकेट द गेन्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, गेन्स फ्रॉम द लॉटरी, जहां पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है और पब्लिक का पैसा आपको मिलने वाला है। देन वी मूव अहेड टू द 6th हाउस। 6th हाउस जो है वो इसे नेगेटिव हाउस, इट रिप्रेजेंट द नेगेटिव सिग्निफिकेशंस ऑफ आवर लाइफ। ऑल योर अपोनेंट्स, जब आप आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो यू हैव टू फेस ऑल दिस अपोनेंट्स इन द लाइफ। अपोनेंट्स क्या हैं आपके? डिसीज है, बीमारियां आ जाती हैं, आपको प्रोग्रेस में बाधा डालती हैं। कुछ आपके अपोनेंट्स होते हैं, एनिमीज होते हैं, वो रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कोई आपके अगेंस्ट में लीगल केसेस डाल देता है, आपको लीगलिटी में इन्वॉल्व कर देते हैं, उससे आपकी प्रॉब्लम होती है। या कोई डेट आपके कोई पेरेंट्स ने या आपने लिया हुआ है, तो उसकी वजह से भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो ये जो हाउस है, पर्टिकुलरली जो 6th हाउस है, इसको कहा कि दिस इज द हाउस ऑफ अपोनेंट्स, द प्रॉब्लम एंड द हर्डल्स दैट यू फेस व्हाइल मेकिंग प्रोग्रेस। So all those things which hurdle the progress, which create problem in the progress. So all those aspects we see from this house. So this becomes a negative house. Negative means कि the
the things which create problem in your progress, in your prosperity. So all those things we examine from this house is known as the sixth house. Up now we come to the seventh house, this one. Seventh house, basically, if you remember, other persons in your life. And when I say other persons means the persons other than your family members. So all persons that come in your life, which are not the family members, all those persons are to be examined or to be seen from this seventh house. और दूसरे person कौन-कौन से हुए आपकी life में? First of all and the most important is your spouse. वो हो गया, तो ये spouse का house हो गया. And when we say spouse, it becomes the house of marriage. ये आपके marriage का स्थान हो गया कि जो आपका spouse है वो हम seventh house से देखेंगे और seventh house also becomes the house of marriage. Then I said other persons that come in your life. Other persons कैसे आएंगे? Let's say you are involved in the business or some other activity, so you need a lot of partners also. जो पार्टनरशिप करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं दूसरे लोगों के साथ में. So all those people we see from this seventh house. और जब ये सारी चीजें देखते हैं तो this also becomes the house of business. अगर आप business profession में involved हैं तो then this house becomes very important. And when I'm saying other persons in your life, it means कि even if you are playing a game, so then the people or the players on the other side of, on the other part of your team, so they are all represented by this house only. तो ये seventh house है, ये हमारा जैसे first house हमारे लिए होता है, हमारी body है, all thing connected with the body. ऐसे ही जो seventh house होता है, so everything connected with the body of the partner, his, her or his body, temperament, nature, personality, mental aptitude and all those things. तो ये वही जो हमारे लिए फर्स्ट हाउस है वो आपके स्पाउस के लिए सेवेंथ हाउस हो जाता है. फिर हम एट्थ हाउस की तरफ मूव करते हैं. तो एट्थ हाउस को हमने कहा कि दिस हाउस ऑफ लॉन्गेविटी, आपकी एज का हाउस है कि आपकी लॉन्गेविटी कितनी है. और यू कैन से कि ऑल योर बैटल्स फॉर द लाइफ, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, उनको भी आपको क्रॉस करना पड़ता है और फिर आप उन बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो एक तो ये लॉन्गेविटी का कि जैसे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज योर लॉन्गेविटी, सो दिस एट्थ हाउस विल टेल यू अबाउट द अप्रोक्सीमेट योर एज और द लाइफ लॉन्गेविटी. और दिस हाउस आल्सो टेल्स यू द मोड ऑफ डेथ आल्सो, कि डेथ किस तरह से होगी वो भी आपको बता देगा. Whether you are going to have a natural death or the unnatural death, whether peaceful death or the violent death. Peaceful death होगा कि आप कुछ टाइम के लिए 2-4 दिन की बीमार रहे, आपको हार्ट अटैक हुआ, आप रात को सोए, आपको पता नहीं चला, there is no problem. मैरिज में कोई आपको तकलीफ, सॉरी डेथ में कोई तकलीफ नहीं हुई आपको. या आपको बहुत लंबा सफर करना पड़ा, कोई ऐसी कोई क्रॉनिक डिसीज हो गई आपको, आप लंबे टाइम तक बिस्तर पर लेटे हुए, लंबे टाइम तक आपको कष्ट हो रहा है. या कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई अर्थक्वेक आया, कोई आपने सुसाइड कर लिया, तो ये अननेचुरल डेथ की कैटेगरी में आएगा. तो डेथ आपकी किस तरह से होगी, नेचुरल होगी, अननेचुरल होगी, पीसफुल होगी, कष्टकारी होगी, वायलेंट तरीके से होगी. तो दिस हाउस आल्सो इंडिकेट्स योर मोड ऑफ डेथ. सिंपल सी चीज है कि अगर यहाँ बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड हैं, शुभ ग्रह यहाँ पर अगर हैं तो पीसफुल डेथ होगी, और अगर अशुभ ग्रह हैं या मेलिफिक प्लैनेट हैं तो डेथ पीसफुल नहीं होगी, फिर आपको डेथ के समय प्रॉब्लम होती है. इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं इस हाउस से, और पर्टिकुलरली फॉर द मैरिज दिस हाउस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि आजकल जो मैरिज की प्रॉब्लम है, दो ही प्रॉब्लम है. वन इज द सेपरेशन ऑफ द डाइवोर्स एंड सेकंड इज द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस. दो प्रॉब्लम है और दोनों ही चीजें हम इसी हाउस से देखते हैं, एट्थ हाउस से.
लोग पूछते हैं कि मैरिज ठीक तरह से चलेगी नहीं चलेगी, सेपरेशन या डाइवोर्स तो नहीं होगा, एंड I tell you, most of the people, they don't even look at this house. But this house is the most important house from marriage point of view in today's context. इसमें भी जो हम separation, divorce वगैरह है, वो हम इसी हाउस से एग्जामिन करते हैं. और इसको हमने कहा कि this is known as a मांगल्य स्थान. मांगल्य का मतलब होता है strength of the marital bond. जो विवाह का बंधन है वो कितना मजबूत है. अगर बंधन मजबूत है तो नेचुरली सेपरेशन डाइवोर्स नहीं होगा, और अगर बंधन ही कमजोर है तो इट विल लीड टू सेपरेशन, डाइवोर्स, डेथ, कुछ भी हो सकता है फिर. तो दिस इज द हाउस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, या हमने इसको कहा मांगल्य स्थान. और जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होते हैं, people get involved in that, so that also we see from this house कि ऐसा कोई possibility तो नहीं है कि one gets involved in extramarital relations, तो वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं. और इसके अलावा आप ये देखिए कि this is second from the 7th house. ये जो 8th हाउस है इसकी पोजीशन यहाँ से क्या है, सेकंड हाउस है, और यहाँ हम सेकंड हाउस को अपनी वेल्थ मानते हैं. तो ये किसकी वेल्थ हो गई, स्पाउस की. दिस इंडिकेट्स द वेल्थ ऑफ द स्पाउस आल्सो, कि आपके स्पाउस के पास, आपके जीवन साथी के पास की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, इट इज इंडिकेटेड बाय दिस हाउस. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. फिर जो यहाँ हमने 5th हाउस से बात की थी कि दिस इज द हाउस ऑफ गेन फ्रॉम द पब्लिक मनी, gain from the public money. But यहाँ भी it's a wonderful house, and it says so all unearned money we see from this house. Unearned money means कि जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी उसको कमाने के लिए, and it has many forms also. आपने कहा कि inheritance में आपको पैसा मिल गया, that is to be seen from this house कि आपको inheritance में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा. कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल गया सडनली, या यू आर इन सच ए पोजीशन दैट यू गेट मनी एज ए ब्राइब आल्सो, दैट आल्सो वी सी फ्रॉम दिस. या आपको कहीं गड़ा हुआ पैसा मिल गया, कोई आपको दे गया सडनली जो है. तो जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सारा जो धन है वो हम इस हाउस से देखते हैं, 8th हाउस से. और anyway that we will see afterward, but then we come to this house, 9th house. 9th house हमने कहा धर्म का स्थान है, और धर्म के अलावा भी हम कहते हैं कि all your fortunes in the life, जो भी चीजें आपके भाग्य का काम करती हैं, all your fortunes in the life, that we see from 9th house. तो धर्म का स्थान तो है, या हम इसको भाग्य का स्थान भी कहते हैं 9th house. This becomes a house of your fortune. And fortune आपका कौन कौन हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट आपके फादर. So father is to be seen from this house. जैसे 4th हाउस से हम मदर को देखते हैं, 9th हाउस से हम फादर देखते हैं. और फॉर्चून क्या हुआ, आपका गॉड, आपका गुरु, आपके जो भी रिलीजन है, आपके जो मास्टर हैं, आपकी जो एजुकेशन है, all that thing becomes your fortune. So all such things which play a part of your fortune, all those things are to be seen from this 9th house. Father हुआ, आपका religious and spiritual progress हुई, आपके गुरु हुए, आपका religion हुआ, आपका धर्म हुआ, आपकी higher education. जैसे हमने कहा कि 5th house से हम education देखते हैं up to the post graduate level. उससे भी जो higher education हम लोग research करते हैं, invention करते हैं, तो वो सारी चीजें हम जो है वो 9th हाउस से देखते हैं, जो कि हमारा एक भाग्य स्थान भी है. तो ये 9th हाउस का रोल है कि बेसिकली ये हमारा भाग्य स्थान है. जैसे मैंने कहा कि 1st हाउस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस बिकॉज दैट इंडिकेट्स योर कैपेबिलिटीज, मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी. उसके बिना you can't enjoy the life, you can't do anything in the life, you can't grow. Similarly, the fortune also plays a very important role.
एंड फॉर्चून सुपरसीड्स एवरीथिंग एल्स। आपके हाउस कितने भी खराब हो कोई भी, लेकिन भाग्य स्थान अगर अच्छा है तो आपको सब कुछ मिल जाता है। I've seen many people, even IAS officers, houses are not good, but the house of fortune is really wonderful. तो भाग्य के सहारे भी कभी कभी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं आपको, और इसीलिए भाग्य का भी जो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, 9th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब 10th हाउस है, दिस इज द 10th हाउस। इसको हमने कहा कर्म स्थान है, कर्म स्थान। और you can also say the purpose of life. Purpose of life क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं? कुछ कर्म करने के लिए, कुछ करने के लिए इस दुनिया में। तो which is the कर्म स्थान? कर्म स्थान means your profession, your power, your status, your position, your authority. So whatever you do, as far as karma is concerned or the profession is concerned, what position you get in the life, in the profession. So all those things we examine with the help of 10th house. और अभी हमने कहा कि हम 9th हाउस से फादर को एग्जामिन करते हैं, और फादर जो है इट हैज टू रोल एक्चुअली। So let us get it clarified, because as a father he is a different person, and as a husband of your mother he is entirely different person. So father has two different roles, one as your father and another as a husband of your mother. तो इनको दोनों तरह से हम फादर के रोल को एग्जामिन करते हैं। तो ये जो 9th हाउस है, अगर फादर को फादर के रूप में देखना है तो हमें 9th हाउस से देखना पड़ेगा। और वैसे भी 5वां स्थान हमने कहा बच्चों का होता है, प्रोजेनी का होता है, तो हम अपने फादर की प्रोजेनी है, क्योंकि लग्न जो है 1st हाउस, दिस इज 5th फ्रॉम द 9th हाउस। तो दैट जस्टिफाइज कि जो फादर को हमें 9th हाउस से देखना है। बट उसी फादर को अगर हमें डिफरेंट रोल में देखना है एज ए हस्बैंड ऑफ योर मदर, देन यू हैव टू सी फ्रॉम दिस हाउस 10th हाउस, क्योंकि ये आपकी मदर का हस्बैंड, मदर का हाउस है। एंड दिस इज 7th फ्रॉम 4th हाउस, and 7th house is the house of your spouse, so he becomes the spouse of your mother, husband of your mother. तो अगर उसको in the role of husband of your mother देखना है, then we have to see from this house 10th house, और as a father देखना है तो then we have to see from the 9th house. This person has two different roles, और हमें समझना पड़ेगा, because most of the people they get confused कि हमें 9th house से father को देखना है 10th house से, and I've seen people with lot of experience, they are not clear why some people say 9th house, some say 10th house, but these are two different roles. Then we come to the 11th house. 11th house is the most important house. और हमने कहा कि all type of gains, जो भी gains होते हैं आपकी लाइफ में, all type, maybe financial, maybe spiritual, or any type of gain in the life. और जैसे हम कोई भी हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो एक फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद वी प्रिपेयर ए बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हम देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एंड अल्टीमेटली वी आर कंसर्न्ड विद दैट। व्हाटएवर एक्टिविटी हैज बीन डन इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द ईयर, दैट विल नॉट मैटर. व्हाट विल मैटर इज व्हाट यू हैव गेन्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो this is the position of that house. This is the end of your activity. This is the end of your life. And what you gained in this life, which will go along with you, वो हम इस हाउस से देखते हैं। मतलब हमारे जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी आत्मा की जो शक्ति बढ़ती है, या हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं जिसका रिजल्ट हमें बाद में मिलेगा, so all those things are to be seen from this house. हमने कह दिया फाइनेंशियल गेन, बट फाइनेंशियल गेन इज मटेरियल, बेसिकली दिस इज द हाउस ऑफ स्पिरिचुअल गेन्स। और जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में इसको कहा हर स्थान, हर मीन्स की द एंड ऑफ द लाइफ, जहाँ हमारी लाइफ की एक्टिविटी जो है वो एंड हो गई, और एंड होने के बाद हमने क्या प्राप्त किया इस लाइफ में जो हमारे आगे काम आएगा। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट गेन you have made in the life, whatever you have done, but this indicates the
फाइनल रिजल्ट, क्या मिला आपको जीने के बाद लाइफ, एंड दिस इज द एंड, एक्चुअली दिस इज द लॉस। आपका व्यय हो गया या आपका मोक्ष का स्थान हम बोलते हैं, सेल्वेशन वगैरह जो भी है, दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ, योर लॉस। ऑल टाइप ऑफ लॉसेस, लेट्स से फाइनेंशियल लॉस, तो फाइनेंशियल लॉस होगा तो नेचुरली योर देयर विल फाइनेंशियल क्रंच, एक्चुअली यू मे नॉट बी फाइनेंशियली वेल, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। यहाँ हम 4th हाउस से हमने कहा कि हम घर का सुख देखते हैं, डोमेस्टिक कंफर्ट, 4th हाउस से आपका मकान कैसा है, आपको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं है। बट यहाँ से हम देखते हैं स्लीपिंग कंफर्ट्स, शैया सुख। आप जब सोते हैं उस टाइम घर नहीं रहता आपके साथ, तो नींद आपको कैसे आती है, ड्रीम्स आपको कैसे आते हैं, नींद पूरी हो भी पाती है नहीं पाती, आप आराम से सो पाते हैं नहीं पाते। तो all that sleeping comforts we see from this house, sleeping comforts। फिर हमने कहा 8th हाउस से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, बट यहां से हम देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स। You may not get involved in the relations, but it's a casual sex. If the person is involved in the casual sex, that we see from this house। ये हमारा मोक्ष का भी स्थान है, क्योंकि एंड ऑफ द लाइफ है कि आप स्पिरिचुअली आपका जो on what level you go, that is indicated by this house, 12th house। This is the house of impotency also, this is the house of venereal diseases also, this is the house of interference from the respective families in the marriage, in your marital relations, जो interference होता है respective families का, that also we see from this house। तो ये मैरिज के लिए भी important house हो जाता है। और वैसे भी ये जो 12th हाउस है, ये यहाँ से छठा स्थान है, 7वें घर से, दिस इज द 6th पोजीशन। और 6th पोजीशन मैंने कहा कि दिस इज द हाउस ऑफ लॉस, या जो प्रॉब्लम है आपकी, तो लॉस इन द मैरिज, लॉसेस ड्यू टू द मैरिज, लॉस ऑफ द स्पाउस, so all those things will be seen from this house only। तो this is your 12th house। तो इस तरह से ये जो आपने देखे कि जो 12 houses हैं, they are basically the life cycle। अब लाइफ में जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं वैसे ही इन हाउसेस का अपना अपना रोल है। हम आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज we have to discuss these houses in a different way also, but for the time being, because we are concerned with the what are these 12 houses, the 12 houses are nothing but basically these represent your life cycle। now हम जो आगे बढ़ेंगे, अब देखिए कि हमने बात की थी प्लैनेट्स की, कि 9 प्लैनेट हैं और उसमें से कुछ प्लैनेट शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। उनको हम कहते हैं नेचुरल बेनिफिक, बेनिफिक मीन्स शुभ, और कुछ प्लैनेट अशुभ होते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट्स। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से प्लैनेट नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट हैं और कौन से प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, शुभ और अशुभ प्लैनेट। मेलिफिक मीन्स कि जो प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं साथ में। देखिए, पहली चीज तो यह है कि कोई भी प्लैनेट अच्छा या खराब नहीं है। ऑल प्लैनेट्स आर इक्वली गुड एंड ऑल प्लैनेट्स में बी इक्वली बैड आल्सो। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ दोज प्लैनेट्स इन द बर्थ चार्ट। बट उसके बावजूद भी, जैसे कुछ लोगों की नेचर होती है कि अच्छा ही अच्छा करने की, जैसे कुछ लोग होते हैं कि उससे आप बिल्कुल सेफ होते हैं कि नहीं, ये जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है हमारे लिए। कुछ होते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की भी आदत होती है। अगर कुछ अच्छा कर भी रहे हैं आपके साथ तो नॉट विद सम प्रॉब्लम्स आल्सो, कुछ ना कुछ उंगली भी, मतलब हर्डल्स भी क्रिएट करेंगे इसमें जो है। तो वही नेचर है यहाँ पर प्लैनेट्स का। कुछ प्लैनेट जो बेनिफिक होते हैं वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, और जो मेलिफिक प्लैनेट होते हैं वो रिजल्ट तो अच्छे बुरे डिपेंड करेगा पोजीशन में, बट साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो हम उस एंगल से देख रहे हैं नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट्स।
अब जो कुछ प्लैनेट हैं जैसे जुपिटर एंड वीनस, जुपिटर और वीनस, ये दो प्लैनेट ऐसे हैं विच आर ऑलवेज नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, हमेशा जो है वो शुभ प्लैनेट की तरह ही इनका रोल रहता है, कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। और देखा भी होगा आपने कि जब जुपिटर या वीनस का पीरियड ऑपरेट होता है तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, यू कीप ऑन प्रोग्रेसिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड हर्डल्स, आपको प्रोग्रेस होती है और आपको कोई तकलीफ नहीं होती इस पीरियड में। कुछ जो मेलिफिक प्लैनेट होते हैं उसमें जो सन है, मार्स है, सैटर्न है और राहु केतु है। सन, मार्स, सैटर्न एंड राहु केतु, ये जो 5 प्लैनेट हैं दे आर सेड टू बी नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट। इनकी प्रवृत्ति है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की, तो इनको हमने कहा नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट्स। अब क्वेश्चन आता है कि वी आर लेफ्ट विथ 2, मून एंड मरकरी। मून एंड मरकरी, इन दोनों की क्या नेचर है, मून की और मरकरी की। मरकरी हमने कहा कि प्लैनेटरी कैबिनेट में मरकरी इज अ चाइल्ड, इज अ प्रिंस। बच्चे की कोई अपनी नेचर नहीं होती है, बच्चे को जैसी संगति मिलती है वैसे ही वो बिहेव करने लगता है। इसका मतलब अगर हम जैसे बचाते हैं बच्चों को बुरी संगति से, जिससे उनके अंदर बुरी आदतें डेवलप ना हो, बुरे ना बने, तो वैसी चीज यहाँ पर है कि अगर मरकरी के साथ बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, मरकरी के साथ अगर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तब हम कहते हैं कि मरकरी एक्ट्स एज ए नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, फिर वो एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट हो जाता है। और ऐसे ही अगर मरकरी के साथ जब मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तब मरकरी स्टार्ट्स एक्टिंग एज ए नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट। तो मरकरी का हम कहेंगे कि अपना कोई नेचर नहीं है, कोई स्वभाव नहीं है अच्छा बुरा करने का, बट जिन प्लैनेट के साथ मरकरी का एसोसिएशन होता है वैसे ही उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। शुभ प्लैनेट के साथ है तो शुभ रिजल्ट मिलेंगे, और अगर अशुभ प्लैनेट के साथ है तो रिजल्ट जो मिलेंगे वो अशुभ मिलेंगे। So that is about Mercury. Now let's talk about Moon. Moon एक ऐसा प्लैनेट है जिसका साइज जो है रोज चेंज होता है, इट्स अ प्लैनेट ऑफ चेंज। डेली जो है इसका साइज जो है वो चेंज होता है। और आपने सुना भी होगा अबाउट कृष्ण पक्ष एंड द शुक्ल पक्ष आल्सो। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में सुना है आपने कि जो लूनर मंथ होता है हमारा, लूनर मंथ जो है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का जो पीरियड होता है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर काफी डिटेल में अबाउट ऑल द कैलेंडर्स दैट वी यूज, बट जस्ट फॉर द टाइमिंग टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ मून, हमारा जो लूनर मंथ है जिसकी बेसिस पर हम लोग अपने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो स्टार्ट होता है पूर्णिमा के दिन और अगली पूर्णिमा तक का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज नोन एज वन लूनर मंथ। चंद्रमास हम बोलते हैं हिंदी में। तो दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन लूनर मंथ, वन पूर्णिमा टू अनदर पूर्णिमा। पूर्णिमा का अर्थ होता है जब सन और मून का डिस्टेंस 180 डिग्री होता है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो दैट इज द डे ऑफ पूर्णिमा। और जब दोबारा से वही पोजीशन आती है, जब दोबारा से उनका जो डिस्टेंस 180 डिग्री हो जाता है, तो उस ड्यूरेशन को हम एक लूनर मंथ हम बोलते हैं। और बीच में जब चंद्रमा का साइज घटते घटते बिल्कुल कम हो जाता है तो उस दिन को हम कहते हैं अमावस्या। इसमें एक न्यू मून और फुल मून, फुल मून इज द पूर्णिमा एंड द न्यू मून इज अमावस्या। तो पूर्णिमा से महीना शुरू हुआ और पूर्णिमा से हम अमावस्या तक पहुंचे जब चंद्रमा का साइज कम होता चला जा रहा है, और अमावस्या से फिर हम पूर्णिमा की तरफ जाते हैं जब मून का साइज बढ़ रहा है। तो हमने इसको दो फोर्टनाइट में डिवाइड किया, दो पक्षों में डिवाइड किया इस पीरियड को। वन इज फ्रॉम पूर्णिमा टू अमावस्या, फ्रॉम फुल मून टू द न्यू मून, और दूसरा हुआ न्यू मून टू द फुल मून, अमावस्या टू पूर्णिमा। इन दोनों पक्षों के हमने नाम दिए। अमावस्या से जो
सॉरी, पूर्णिमा से अमावस्या का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष मीन्स व्हेन द मून इज गेटिंग डार्कर, वो कृष्ण पक्ष हो गया। और अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो टाइम है उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। व्हेन द मून इज गेटिंग ब्राइटर, तो वो शुक्ल पक्ष हो गया। अब जहां तक चंद्रमा का सवाल है मेलिफिक या बेनिफिक होने का, तो उसका एक थंब रूल है कि अगर जब तक चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज्यादा होगा, जब भी चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज्यादा होगा, इट विल एक्ट एज ए नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। और जब उसका साइज आधे से कम होगा, then it will act as a natural malefic planet. So now you should be clear कि जब चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज्यादा है तो it is a natural benefic planet, और जब चंद्रमा का साइज आधा या आधे से कम है तो it acts as a natural malefic planet. अब चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज्यादा कब होगा, तो जब हम स्टडी करेंगे इसको, और वैसे भी अगर आप देखेंगे कि फ्रॉम अष्टमी ऑफ द शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू करके कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू करके कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा का साइज आधे या आधे से ज्यादा होता है। तो बेसिक रूल है कि कुछ भी अगर ना पता हो तो अगर चंद्रमा का साइज आधे से ज्यादा है तो शुभ है, और अगर आधे से कम है तो वो अशुभ है। और चंद्रमा का साइज आधे से ज्यादा होता है फ्रॉम अष्टमी ऑफ शुक्ल पक्ष टू अष्टमी ऑफ कृष्ण पक्ष। इसका अर्थ क्या हुआ कि आधा कृष्ण पक्ष अच्छा है और आधा शुक्ल पक्ष खराब है, आधा कृष्ण पक्ष अच्छा है और आधा शुक्ल पक्ष खराब है। लेकिन हम लोगों के एक माइंड सेट बना हुआ है, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू 90% ऑफ द पीपल। आप किसी भी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और एकदम से वो यही कहेगा कि कृष्ण पक्ष चल रहा है, मत करो कोई भी शुभ काम, और शुक्ल पक्ष चल रहा है तो आप काम करिए, अच्छा काम करिए, दैट इज द राइट टाइम, ऑस्पिशियस टाइम। एंड this is a mindset, I think I've seen 90% of the families they suffer by this, 90% of the families, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, एक माइंडसेट बन गया कि कृष्ण पक्ष खराब है, शुक्ल पक्ष अच्छा है। एंड द फैक्ट इज कि हाफ ऑफ द कृष्ण पक्ष इज गुड एंड हाफ ऑफ द शुक्ल पक्ष इज बैड। और नॉर्मली यही होता है कि कृष्ण पक्ष खत्म हुआ जो कि अच्छा टाइम चल रहा था, और शुक्ल पक्ष शुरू हुआ और हम काम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं करो, बहुत अच्छा टाइम शुरू हो गया, और 8 दिन तो खराब है उसके, और हम खराब टाइम में अच्छे टाइम को छोड़कर वो खराब टाइम में काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम ब्लेम करते हैं अपने आप को या एस्ट्रोलॉजर को या एस्ट्रोलॉजी को कि गलत टाइम बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आधा कृष्ण पक्ष अच्छा है और आधा शुक्ल पक्ष भी खराब है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि द एंटायर कृष्ण पक्ष इज गुड ऑस्पिशियस और एंटायर शुक्ल पक्ष इज ऑस्पिशियस। तो ये जो बेसिक थंब रूल है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा को शुभ माना गया और बाकी टाइम में चंद्रमा को अशुभ माना गया। तो मून विल एक्ट लाइक दिस। मून का जो हम नेचुरल और मेलिफिक कहेंगे, बेनिफिक और मेलिफिक, इट विल बी बेस्ड ऑन दिस। अब एक एक्सेप्शन है इसमें। सपोज मून एंड मरकरी दे आर कंजॉइंड इन ए बर्थ चार्ट, दोनों इकट्ठे हैं किसी भी हॉरोस्कोप में, देन व्हाट विल हैपन? मून एंड मरकरी इफ दे आर टुगेदर in a particular house, then how they will behave? देखिए, moon is the mother and Mercury is the child, Mercury is the son. माँ और बेटे का एसोसिएशन हो रहा है, माँ और बेटे का, और जब माँ और बेटा मिलते हैं then what happens? क्या होता है जब माँ और बेटे मिलते हैं? What will happen? प्यार उमड़ता है, वो सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं दिखता उस टाइम। बोथ ऑफ देम दे फील वेरी कंफर्टेबल,
irrespective of the fact that who is mother and who is the son actually. कैसी माँ है कैसा बेटा है उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जैसे ही माँ बेटे मिलते हैं, that is the most comfortable environment for both of them. They feel very happy. और इसीलिए ज्योतिष में भी ये कॉम्बिनेशन कहा कि जिन व्यक्तियों के मून और मरकरी इकट्ठा होते हैं हॉरोस्कोप में, such people are very jovial in nature. आपके साथ कहीं भी जाएंगे तो आपको जोक सुनाते हुए चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. They feel very comfortable. तो वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल है कि जब सन और मून और मरकरी इकट्ठा होते हैं आपके हॉरोस्कोप में, तो इंडिविजुअली भले ही वो मैलेफिक क्यों ना हो, इंडिविजुअली भले ही मैलेफिक क्यों ना हो, but just by virtue that they are placed together, both of them they start acting as a natural benefic planet. दोनों के दोनों जो है वो बेनिफिक प्लैनेट हो जाते हैं उस केस में. जो है जैसे ही मून और मरकरी इकट्ठा होते हैं हॉरोस्कोप में, भले ही इंडिविजुअली वो मैलेफिक क्यों ना हो, बट जब उनका एसोसिएशन होगा, इकट्ठे होंगे, तो बोथ विल एक्ट एज ए नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट. And now you see the difference, moon and mercury and the sun and the mercury. एक तो मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन हो गया है आपके हॉरोस्कोप, माँ और बेटे का. लेट्स से सन एंड मरकरी, बाप और बेटे का सम जो इकट्ठा है, तो व्हाट दे डू इन कंट्रास्ट टू मून एंड मरकरी. बाप और बेटा होगा या माँ और बेटा होगा, इन दोनों में क्या अंतर है? बाप के साथ इतना, फादर के साथ इतना प्रेम नहीं उमड़ेगा. फादर विल ऑलवेज ट्राई टू टीच समथिंग टू द सन. उसको चाहेगा कि ये कुछ बने, कुछ सीखे, कुछ अच्छा करे, और जो भी उसकी पोजीशन होगी इसमें और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा. तो क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट योगा इन एस्ट्रोलॉजी, whenever there is an association of sun and mercury, the native becomes more intelligent. और इंटेलिजेंट हो जाता है नेटिव जो है. तो ये इंटेलिजेंस का योग है हॉरोस्कोप में, जिसको हम बुध आदित्य योग बोलते हैं, कि अगर सन और मरकरी का जब एसोसिएशन होता है आपके हॉरोस्कोप में, then the native becomes very intelligent, and this is known as a बुध आदित्य योग. This is just in contrast to sun and mercury actually. Sun and mercury and the moon and mercury बिल्कुल अपोजिट टाइप के योग हैं. दोनों योग बनाते हैं बट अपोजिट टाइप के योग होते हैं. और योग को समझना है आपको, उसका कोई याद करने वाली बात नहीं है, या कुछ ऐसा कोई विशेष कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता. जस्ट इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ ईच प्लैनेट, देन द रिजल्ट ऑफ योगा इज वेरी सिंपल. इट्स जस्ट ए कॉमन सेंस. लोग कहते हैं कि मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होता है तो एक योग बनता है, बहुत ही खराब योग कहते हैं, विष योग बोलते हैं उसको. Whenever there is a combination of moon and Saturn in any horoscope, they say it makes a wish yoga, and supposed to be a very bad yoga, wish yoga. अब पूछते हैं क्या होगा इसका, इसके रिजल्ट क्या होंगे. सिंपल सी बात है कि मून इज योर माइंड, मून इज योर माइंड. और Saturn क्या है? Saturn is a planet which puts pressure. Which puts pressure. तो जैसे हम कहते हैं साढ़े साथी भी तो वही चीज है कि जब शनि मून के पास आता है तो आपको मेंटली परेशान करता है. यू आर अंडर लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर, दैट इज साढ़े साथी. और जब यहाँ तो मून और सैटर्न का साथ ही है, मून इज एग्जैक्टली ओवर द सैटर्न या सैटर्न इज एग्जैक्टली ओवर द मून, तो दिस इज द टाइम ऑफ साढ़े साथी वेयर यू हैव द मैक्सिमम मेंटल टेंशन. तो बर्थ के टाइम, मतलब जब साढ़े साथी चल रही थी, जब आपका बर्थ हुआ है, it means कि that becomes a part of your personality, that becomes a part of your nature. You are always under mental pressure. जैसे कहते हैं ना, बहुत दुखी इंसान जो होते हैं, इनको आप कैसा भी एनवायरनमेंट दे दीजिए, कितना भी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे दीजिए, और लोग एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, ये किसी कोने में बैठ के कुछ सोच रहे होंगे, and they are always pessimistic.
they are always have negative thoughts. तो नेचर वाइज दे बिकम्स वेरी बैड पीपल, क्योंकि लाइफ को एंजॉय करते ही नहीं है, उनके जो लिखा ही नहीं है लाइफ में एंजॉय करना। दुखी इंसान, हर समय दुखी रहना, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करना, पेसिमिस्टिक होना, कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको मजा नहीं आता। फिर कहते हैं कि मून एंड मार्स का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? इन कॉन्ट्रास्ट टू Moon and Saturn, what will happen if there is an association of Moon and Mars? इसको कहा कि इट्स वंडरफुल योग, इसको लक्ष्मी योग कहा हमने। और जो किताब है मानसागरी की, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है, इट्स वंडरफुल एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, उसमें एक श्लोक भी लिखा हुआ है। उसमें कहा कि चंद्रेण मंगलो युक्तो जन्म कालेन यदा भवेत ता जातस्य गेहम तु लक्ष्मी नेव विमुच्यते। मतलब कि जिस जातक के या जिस नेटिव के जन्म के समय चंद्रमा और मंगल का योग होता है, उस जातक के घर से लक्ष्मी कभी अपना निवास स्थान नहीं छोड़ती। सबसे वंडरफुल योग। अब आप कहेंगे कि लक्ष्मी जी कहां से प्रसन्न हो गई मून और मार्स के कॉम्बिनेशन से? But we have to understand the nature of each planet. Moon is a mind, and what Mars does? Mars provides energy. Mars provides energy. So when your mind gets energized, what will happen? You develop some skill, which is unparalleled, which is not there with the other people. You do some research work, और यू हैव सम अनपैरेलल्ड स्किल। और जब आपके अंदर इस टाइप की स्किल है, आपने कोई ऐसा काम करते हैं जो और लोग नहीं कर पाते हैं, तो फिर लक्ष्मी जी की कृपा तो अपने आप ही बनी रहेगी। वो लक्ष्मी जी निवास स्थान क्यों छोड़ेंगी? तो इसीलिए कहा कि ऐसे व्यक्तियों के घर से लक्ष्मी अपना कभी निवास स्थान नहीं छोड़ती। और एक दूसरी किताब है एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बृहत जातक। उसमें कहा कि अगर मून और मार्स का कॉम्बिनेशन होता है तो सच पीपल दे वेरी लो इन मोरालिटी। कुछ भी काम कर सकते हैं, मतलब कुछ भी जो which can never be expected from a person, they can do that type of work. अब बड़ा ताज्जुब होता है कि एक तो कहता है कि बहुत अच्छा योग है ये, और एक कहता है कि इतना खराब योग है। और प्रॉब्लम हमें जब भी होती है समझने में, क्योंकि हमें प्लैनेट का आइडिया नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी को समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ ईच साइन एंड द प्लैनेट एट लीस्ट। और जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट ए कॉमन सेंस। आप कहेंगे कि उसने ऐसा क्यों लिखा, कि वो इतना खराब योग क्यों है? अब देखिए, माइंड है, माइंड को अपने एनर्जी दी तो कुछ ना कुछ माइंड एनर्जाइज्ड हुआ। यू स्टार्ट डूइंग सम यूजिंग योर माइंड एक्चुअली। क्योंकि माइंड तो हम कहते हैं कि 10% भी अपना इस्तेमाल नहीं कर पाते थ्रू आउट द लाइफ। और एनर्जी मिली तो हमने उसको ज्यादा बढ़ाना शुरू किया, तो नाउ वी कैन डू वंडर्स। और माइंड है, इट कैन डू द प्रोडक्टिव, इट कैन डू द डिस्ट्रक्टिव वर्क आल्सो। जब एनर्जी मिलेगी तो इट डिपेंड्स कि व्हाट टाइप ऑफ माइंड यू हैव। अगर मून आपका स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, तो यू डू सम प्रोडक्टिव वर्क। और वही मून अगर मेलिफिक है या मंगल मेलिफिक है, फिर आप क्या करेंगे? माइंड तो एनर्जाइज हुआ है, वो तो एक्टिवेट हो गया माइंड, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा आपका माइंड। तो स्टार्ट डूइंग नेगेटिव थिंग्स, डिस्ट्रक्टिव वर्क। उसको हमने माइंड को डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया। तो जैसे ये लोग होते हैं, कुछ टेररिस्ट होते हैं, हैकर्स होते हैं, या जो स्मगलर्स होते हैं, दे आर आल्सो वेरी इंटेलिजेंट पीपल। तो उस टाइप के आदमी बन गया, तो उस टाइप के आदमी बन गए तो नेचुरली मॉरली यू आर एट अ वेरी लो लेवल। तो उसने भी गलत नहीं लिखा। उनका भी लक्ष्मी कभी निवास स्थान नहीं छोड़ेगी। जब तक वो जिंदा रहेंगे, पैसा उनके पास भी रहेगा और पैसा इनके पास भी रहेगा।
तो गलती कहीं नहीं है कि आप कहें कि ये 2 किताबें इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, इतने इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इसमें अलग अलग क्यों लिखा गया, कि जस्ट बिकॉज कि एक ने जो देखा होगा या एग्जामिन किया होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जिनका कि मार्स एंड मून खराब है, मेलिफिक है, और एक ने देखा कि मून एंड मार्स बेनिफिक है, तो रिजल्ट्स आर एंटायरली डिफरेंट, सेम पोजीशन, सेम प्लैनेट्स, one is doing productive work, one is doing destructive work, but in both the cases जो लक्ष्मी जी की कृपा जो है वो हमेशा बनी रहेगी। तो ये बहुत सारे योग हैं और बहुत सारे योग ऐसे ही कवर हो जाते हैं। जस्ट एक once you have an understanding of each planet and the each sign, तो क्या है योग के रिजल्ट बताने में, कुछ नहीं है। There are thousands of yogas in astrology, और सारे योग अगर आपको नेचर पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक कॉम्बिनेशन होता है वीनस एंड मार्स का कॉम्बिनेशन, वीनस एंड मार्स। व्हाट इज वीनस? वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स, वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स। और मार्स क्या क्या हो, मार्स ने उसको एनर्जी प्रोवाइड की। सो व्हाट विल हैपन? एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स, एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर, या आप कहेंगे सिंपल टर्म में भोगों की अधिकता, भोगों की अधिकता। तो when you have the tendency of excess of sensual pleasure, naturally you are not satisfied with one person, you get involved in extramarital relations of the sex actually. So that will be the effect of Venus and Mars, and that's why जो Venus Mars का combination होता है, it is not considered good for the marriage purpose. उसको हम मैरिज के पर्पस के लिए बहुत अच्छा नहीं मानते, because that person is likely to get involved in some extramarital relations of the sex actually. और इससे भी खराब हो जाता है कि Venus Mars के साथ राहु का combination हो गया, which is very prevalent nowadays. Many horoscope you find there is a combination of Venus, Mars and Rahu. It's really a very damaging combination from marriage point of view. जब राहु का भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, आप देखते हैं कि हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि उस मेल ने इतने लोगों से शादी कर ली, इतनी फैमिलीज हैं उसकी, और फिर भी वो शादी किया जा रहा है। या ऐसे कुछ फीमेल भी ऐसी हैं कि वो कई लोगों से शादी कर लेती है। तो such people are that type of people. They can never be sincere to the opposite sex. They can never be sincere to their spouse. वो हमेशा ही धोखा देंगे और उनकी धोखाधड़ी चलती रहेगी, क्योंकि राहु वाले पकड़े भी नहीं जाते। लंबे टाइम तक आप देखेंगे कि वो इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत लोगों को धोखा देते हैं। And they're never trustworthy. You can never trust those people actually. तो Venus Mars Rahu का combination अगर किसी भी horoscope में है तो naturally these are the dangerous people. We have to be very careful with that. इसके simultaneously suppose in place of Venus Mars Rahu you have a combination of Venus Mars and Ketu. Then what will happen? देखिए राहु तो धोखाधड़ी वाला planet है, लेकिन केतु का नेचर नहीं है। केतु इज बेसिकली वी कॉल इट ए प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, लेकिन वो भी खराब करता है। द ओनली डिफरेंस इज कि जो वीनस मार्स राहु वाले लोग होते हैं वो पकड़े नहीं जाते, और जो वीनस मार्स केतु वाले लोग होते हैं दे गेट इन्वॉल्व इन सम सेक्स स्कैंडल और वो पकड़े जाते हैं। दैट इज ओनली डिफरेंस, बट बोथ आर इक्वली बैड। तो ये जो छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस हैं, एंड लेट्स से कि सन और मून का कॉम्बिनेशन है, सन एंड मून, देन व्हाट विल हैपन? हम कहते हैं कि जब सन मून इकट्ठे होते हैं तो अमावस्या का दिन होता है, अमावस्या का दिन होता है, न्यू मून डे है वो। और अभी हमने डिस्कस किया कि न्यू मून डे पर मून इज सपोज टू बी इन ए वीक पोजीशन, मून इज इन ए वीक पोजीशन, क्योंकि न्यू मून डे पर सबसे कम उसकी स्ट्रेंथ होगी, सबसे ज्यादा वीक होगा। एंड मैनी पीपल आई हैव सीन, everybody talks that whenever there is an association of sun and moon, it's really a bad combination. ऐसे लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं होते,
But I say that this is a wonderful combination. Why? Sun is your willpower. Sun is your willpower. And moon is your emotions. So this is a perfect blend of willpower and the emotions. It means whatever you do, whatever decisions you make, this is a combination of your, कहते हैं ना, दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके डिसीजन लेते हैं वो लोग, and they are the perfect decision makers. कहते हैं कि इन लोगों से अच्छा कोई डिसीजन मेकर नहीं हो सकता, and they are perfect in their life. They are really wonderful people actually. वो कोई इस टाइप की चीज नहीं करेंगे क्योंकि विल पावर भी है और इमोशन भी है. It's perfect blend of both. So whatever they do, they use both willpower as well as emotions. और इनके लिए जो डिसीजन कहते हैं बहुत परफेक्ट होते हैं, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है. कुछ लोग कहते हैं कि मून एंड राहु कॉम्बिनेशन. What will happen if there is a combination of moon and rahu? सिंपल सी चीज है कि मून रिप्रेजेंट्स योर लिक्विड आल्सो. जैसा आप देख कहा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी लिक्विड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मून. एंड राहु क्या है? राहु ने उसमें राक्षसी प्रवृत्ति इन्वॉल्व कर दी. जो बेसिक नेचर है राक्षस का, उस टाइप का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया. और जब हमारे लिक्विड होंगे, इट मींस the person will not like to have the normal liquid. It has to be mixed with some poison. It needs to be mixed with the poison. And poison is what? The hard drink. तो जिन लोगों का मून और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, they have always temptation toward the hard drink. वो अवॉइड कर ही नहीं सकते. They are always tempted. If given a chance, you always find that they're very fond of these hard drinks. Because they don't like normal liquids. क्योंकि जब राहु का उसमें इन्वॉल्व हो गया तो राक्षसी प्रवृत्ति उसके अंदर आ गई, तो they don't like normal liquids actually. तो ऐसे लोगों को आप देखिए कि एक टेम्पटेशन होता है हमेशा टुवर्ड द हार्ड ड्रिंक. और अपार्ट फ्रॉम जो मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट करता है मून के साथ मिलकर, वो दैट इज ए डिफरेंट थिंग एक्चुअली. बट साथ में जो लिक्विड पीने की जो एक इंटरेस्ट होता है, टेम्पटेशन होता है, वो हार्ड ड्रिंक का भी होता है. बट ज्योतिष में कहा गया कि कोई भी प्रेडिक्शन करने के लिए आपको देश पात्र काल का भी ध्यान रखना है. ये जो बेसिक रूल है एस्ट्रोलॉजी का, कि कोई भी प्रेडिक्शन करने के लिए आपको देश पात्र काल का ध्यान रखना है. किस व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कौन व्यक्ति है. मान लीजिए कोई गांव का कोई फीमेल आती है कोई आपके पास, उसका मून राहु का कॉम्बिनेशन है, तो आप कहना शुरू कर दें कि आप बहुत शराब पीते हो, दैट इज रॉन्ग. या कोई ऐसी फैमिली से आता है जहाँ शराब पीना बिल्कुल मनाही है, उसका मून राहु का कॉम्बिनेशन है, तो आप कहें कि आप बहुत शराब पीते हो, दैट इज रॉन्ग. तो देश पात्र काल का ध्यान रखते हुए, बट द फैक्ट इज कि इफ गिवन ए चांस, if given a circumstances, that person would always be tempted toward the hard drinks. That is a fact. वो रहेगा उसका जो हमेशा जो है. तो ये जो देश पात्र काल का प्रिंसिपल है, उसको आप कभी भी मत भूलिए. और देखिए, एक टाइम में दो बच्चे पैदा होते हैं, सेम टाइम एंड सेम प्लेस. एक बच्चा बहुत गरीब फैमिली में पैदा होता है, एक बच्चा बहुत अमीर फैमिली में पैदा होता है, अच्छी फैमिली में पैदा होता है. बोथ हैव द सेम कॉम्बिनेशंस, बोथ हैव द सेम राजयोग. और आप कहेंगे कि वो दोनों आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं बने? जब दोनों के लिए सेम राजयोग थे तो रिजल्ट्स शुड हैव बीन द सेम. नो, रिजल्ट्स विल अगेन डिपेंड ऑन देश पात्र काल. एक गरीब व्यक्ति के लिए राजयोग होना, सेम राजयोग होना, उसका मतलब कुछ और है, और एक अच्छी फैमिली के व्यक्ति के लिए उसी राजयोग का मतलब दूसरा है. अगर एक गरीब फैमिली में किसी का जन्म होता है तो दैट राजयोग, अगर उसको एक क्लर्क भी बन जाता है गवर्नमेंट में, या एक क्लास 4 एम्प्लॉय भी बन जाता है गवर्नमेंट में,
that is a Rajyog for him. And this is not the Rajyog for a good family child actually. उसके लिए राजयोग का मतलब कुछ और है. तो इसलिए राजयोग के रिजल्ट भी अलग अलग होंगे. ऐसा नहीं होता कि एक राजयोग है और आप कहें कि दोनों के में एक ही राजयोग था, बट दोनों के रिजल्ट अलग अलग क्यों हैं? बिकॉज आपने देश पात्र काल का ध्यान नहीं रखा. तो देश पात्र काल का आप ध्यान रखेंगे, फिर आप कोई गलती ऐसी नहीं करेंगे. और वैसे भी जो राजयोग वगैरह होते हैं उनके रिजल्ट बहुत वेरी करते हैं. ऐसा नहीं होता कि हमने कहा कि सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो दैट पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट. दिस इज नॉट करेक्ट. पर्सन में भी इंटेलिजेंट 10% और इट में भी इंटेलिजेंट 100% आल्सो विद द सेम कॉम्बिनेशन. क्योंकि ये चीजें बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगी जो हम लोग डिस्कस भी करेंगे आगे, कि कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, उनके साथ एसोसिएशन किन प्लैनेट का है, ये योग किस हाउस में बन रहा है. तो द रिजल्ट ऑफ द योगा विल डिपेंड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स. देयर हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स. तो एक ही योग का जो रिजल्ट होता है बहुत वेरी करता है. और जैसा मैंने कहा कि जो अभी हम बुध आदित्य योग की बात कर रहे थे, द कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मरकरी, और जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो सन और मरकरी के बीच का डिस्टेंस, इट कैन नेवर एक्सीड 29 डिग्री. It means you find this yoga in approximately 70% of the people. 70% लोगों में बुध आदित्य योग होगा, but do you think that everybody is equally intelligent? बहुत डिफरेंस होता है योग के रिजल्ट में. और सब कुछ डिपेंड करता है कौन से प्लैनेट हैं, कहाँ पर योग बन रहा है, किस हाउस के लॉर्ड हैं, प्लैनेट की स्ट्रेंथ खुद की कितनी है, किस हाउस में योग बन रहा है. So it depends on so many other factors also. तो यही है. I think I stop now and it's your chance कि जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई डाउट, मोस्ट वेलकम. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम क्वेश्चन पूछते समय एटलीस्ट यू कैन पुट योर वीडियो ऑन एटलीस्ट व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस. नमस्कार सर. हाँ, सर अगर मरकरी अकेला हो फिर क्या? आपने बोला कि जिसके साथ होता है उसका इफेक्ट आता है. करेक्ट. मान लीजिए अकेला है तो अकेला बैठा हुआ है तो न्यूट्रल हो गया एक तरह का. अगर कोई इसके ऊपर एस्पेक्ट वगैरह भी नहीं है, ना ही कोई प्लैनेट का साथ है, तो इसे न्यूट्रल प्लैनेट. इसके रिजल्ट मान अच्छे लीजिए बुरे. लगन में, वर्गो लगन में जी. 15 डिग्री का मरकरी बैठ गया अकेला, हम्म. तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? फिर तो वो योग बन गया पंच महापुरुष योग. अगर वर्गो लग्न में मरकरी वहां बैठ गया लग्न में, तो इट्स अ वंडरफुल पोजीशन. वो तो योग बन गया. जब योग बनता है तो फिर ये नॉर्मल पोजीशन काउंट नहीं करते हैं. वो तो महापुरुष योग बन गया, भद्र महापुरुष योग जिसको हम बोलते हैं. सर Right. वैसे कहा जाता है कि सन और सैटर्न पिता पुत्र हैं. हाँ, ठीक पिता है. पुत्र कहा जाता है. हम्म. तो ये मरकरी और सन भी पिता पुत्र है. हाँ. तो अगर सन और सैटर्न इकट्ठे बैठेंगे तो क्या होगा? देखिए, बेसिक नेचर है दो प्लैनेट का. जब भी दो प्लैनेट, मेलेफिक प्लैनेट इकट्ठे बैठते हैं, कोई भी मेलेफिक प्लैनेट हो, दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय दैट हाउस. वहां पर उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. और सन सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन होगा, पहली चीज तो ये है कि सन रिप्रेजेंट्स अथॉरिटीज आल्सो. तो अथॉरिटीज के साथ मनमुटाव हो गया, सडनली ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आया और अथॉरिटी से झगड़ा हुआ, आपकी नौकरी चली गई, या किसी और प्रॉब्लम में फंस गए बिकॉज ऑफ द अथॉरिटीज, तो उस टाइप की प्रॉब्लम देगा. या जब सन का और ज्यादा एफ्लिक्शन हो जाएगा तो सन रिप्रेजेंट्स योर हार्ट आल्सो, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी दे सकता है. तो उससे कनेक्टेड जब भी दो मेलेफिक मिलते हैं तो उस कनेक्टेड चीज को, उसकी सिग्निफिकेशन को, इस हाउस को डैमेज करते हैं. जी. जी.
Bhavna, I have a question. हाँ प्लीज. आप जब कहते हैं कि जब जहाँ सन बैठा है या मून बैठा है, are we referring to our Lagna chart? Are we referring to a different chart? I mean, what is the anchor point? What are we looking at? So far we have been talking only with the Lagna chart. Okay. Whatever we are discussing, it is with reference to the Lagna chart only. Okay. Yeah. Thank you. Any other question? Sir, what I have able to understand till now, Yeah. It's basically a permutation combination. Correct. And what I was telling, once you know the characteristic of these things, yeah. So then the result of the combination permutation becomes very easy to find out what type of results are So expected. once we know the characteristics of the planets, once Yeah. we know how the dashas are there, once we know how the nakshatras are there, what are the characteristics, then whatever after seeing the chart, whatever we can consider what is the combination, what is the association, then Yeah. we can come to certain extent of predicting things out. This is what is required. This is what we do in astrology actually. Okay. This is what we do. Okay. Yeah. I just another question. Like in this chart, you have discussed the two combinations like Venus Mars or Venus Mars plus Rahu. Are there 4 combinations also? Are there 5 combinations also? I'm not. No, what I was telling you about just ordinary combinations we were discussing. What type of results are expected? There may be any number of combinations. जब आप पढ़ेंगे आगे जाएंगे तो you find that maybe 5-6 planets may be together. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Pratik, you want to ask something? Yeah, yes, sir. Sir, like you have told, that second house denotes the gains, wealth, right? No, I didn't say second house denotes the gains. कब कहा मैंने? Sorry, wealth first. So fourth house is for mother, ninth house is for father, Correct. Seventh house is for your spouse. Yeah. So from those houses, the second house will be the wealth of each individual. Naturally. अगर हम 10th house को कहें तो it becomes the wealth of your father. Okay. 5th house को कहें तो it becomes the wealth of your mother. और 8th house को कहते हैं तो wealth of the spouse, जो अभी हमने डिस्कस किया. Okay. Yeah. Okay, understood. I have another question, uncle. This is more a general question, right? When we think about dashas, कि अभी महादशा चल रही है कोई किसी नेटिव की, what does that really mean in terms of? देखिए जब भी हम कोई भी इवेंट प्रेडिक्ट करते हैं या कोई भी प्रेडिक्शन करते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी, we take 3 things into account. First is the position of planet in your birth chart, right? Second is the dasha that is being operated, dasha of a particular planet. And third thing is we see is the transit, that what is the position of the planet as per the present transit. आज की जो date में उन planet की क्या position है. And when we combine these 3, and each one is given an equal importance, 1/3, 1/3, 1/3. तीनों का रोल 1/3, 1/3 है. तो इन तीनों को combined करके then we make a prediction. तो वो all the 3 are equally important. What I am saying कि planet की position, दशा and the transit. इन तीनों को combine करने के बाद we make predictions. Prediction is not made individually कि हम दशा से कर रहे हैं या planet की position से भी कर रहे हैं. हम तीनों से मिला के करना है. We have to see the effect in totality. Understood. And just to follow up on that, uncle, is, जब दशा चलती है, is there a significance of which house a planet is transiting through? So अगर Jupiter की दशा चल रही है, does it mean it's transiting through or it's situated in a specific house at that given point? It will depend on many factors. Firstly, the Jupiter is the lord of which houses. Jupiter is placed where? Jupiter is a malefic or a benefic planet in your birth chart. So results will depending on all those factors. Okay. ऐसे ही ट्रांजिट के रिजल्ट देखने का भी अलग तरीका होता है. तो हम तीनों को जब स्टडी करते हैं तो तीनों को हम
1/3 इम्पोर्टेंस देते हैं, तब हम प्रिडिक्शन करते हैं। एक चीज से नहीं करते, हमें तीनों को कंबाइन करके प्रिडिक्शन करना पड़ता है। Thank you. अभी मीटिंग खत्म। हाँ शोभा जी, आप पूछ रहे हैं कुछ? सन, मून और मार्स एक ही हैं जगह पर, तो क्या रिजल्ट्स होते हैं? अच्छा ही कॉम्बिनेशन है, जो सन मून है या मून एंड मार्स इकट्ठे हो गए, तो इट्स नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन। बट एक चीज ध्यान रखिए कि ये कॉम्बिनेशन कहाँ पर है। लेट अस से कि फर्स्ट हाउस में ये कॉम्बिनेशन है सन एंड मार्स का, और अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो दोनों प्लैनेट हैं सन एंड मार्स, वो फायरी प्लैनेट्स हैं, अग्नि तत्व वाले हैं, अग्नि तत्व वाले प्लैनेट हैं। मान लीजिए किसी के फर्स्ट हाउस में बैठ गए, तो बॉडी का जो कनेक्टेड विद द हीट प्रॉब्लम, मतलब डिहाइड्रेशन ऐसे लोगों को बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, फीवर ऐसे लोगों को बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो एवरीथिंग कनेक्टेड विद द हीट, या कुछ कहीं से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, तो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे विल गिव, बिकॉज बोथ आर द फायरी इन नेचर। उस तरह का इन्फ्लुएंस आ जाता है, बट अदरवाइज इट्स नॉट बैड। थैंक यू। अच्छा अनिल जी, आपने एक बार बोला कि जब मून एंड सैटर्न एक साथ होता है एंड साढ़े सती वाइल बर्थ अगर हो, then they are always unhappy, right? So likewise there must be some other dashas also which is going on while birth. So what happens then? नहीं, one you have to understand one thing. I never said कि they are not happy. They are most of the time they are unhappy. दुखी है because of their nature. Yeah, that is what I'm saying. I mean, these kind of things, कोई ना कोई दशा तो चली रही होती है ना जब। हाँ बिल्कुल, दशा भी अगर खराब है तो उसके रिजल्ट और भी खराब हो जाएंगे। नहीं तो वो क्या सारी जिंदगी चलेगा? That is my question. देखिए, that becomes a part of your personality. That is becomes your nature. उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी का शनि लग्न में प्लेस्ड है, वो तो जिंदगी भर बोझा ढोना ही है उसको। How can you avoid that? That is a part of your nature of the person, actually part of the personality. तो जो नहीं तो और भी चीजें तो डिपेंड करती हैं। मान लीजिए अगर देयर इज लॉर्ड आल्सो ऑफ योर बहुत सारे रिजल्ट बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेंगे। दिस वी आर टॉकिंग ओनली वन फैक्टर, only one factor. Yeah, results may depend on so many other things also. But they are very contradictory. That is my question. I mean, नहीं, contradictory तो देखिए, आपने एक फैक्टर कहा, तो एक फैक्टर के बेसिस पे तो हम कुछ डिसाइड नहीं करते हैं ना। ये एक चीज का रिजल्ट है। Okay. Yeah. So I hope there is no other question, no clarification you want. I thought there should be a lot of questions. We have to study sir first and get to the more questions. ठीक है, आप पढ़िए थोड़ा सा, and that is very important. और जितना ही पढ़ेंगे उतना ही फिर अच्छा भी लगेगा, आपको इंटरेस्ट भी आना शुरू हो जाएगा उसमें। एक क्वेश्चन और था अनिल जी, I can ask. जैसे मान लीजिए 12th हाउस में आपने बोला ये मेनली शैया सुख का है, which I mean correct, you sleep well or not, that kind of a thing. That does not matter whether you have a very good mattress or not, but it is how you sleep. Mattress will not play a part. शैया सुख में mattress. Yeah. Yes, that is. I mean, material things are not going to matter. Basically, this is your peace of mind while sleeping. Correct. Right? Even a poor man may have a wonderful sleeping comfort, but आराम से सोता है. Yes. So, like suppose there is nothing in the 12th house. Let's say there is no planet or nothing in that second 12th house. What would you suggest? House को हम कैसे देखते हैं? House is not seen only by the position of planets. House जैसे मैंने कहा कि हमें कोई भी रिजल्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, प्लैनेट, दशा और उसकी ट्रांजिट। उसी तरह से हाउस को एसेस करने के लिए वी नीड 3 थिंग्स। पहला कि कौन से प्लैनेट हैं उस हाउस में, कौन से प्लैनेट उस हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। सेकंड, वेयर इज द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस, हु इज द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस, वो कहाँ प्लेस्ड है,
किन प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, किन प्लैनेट का उसका एसोसिएशन है। फिर हम कारक की बात करते हैं। ईच हाउस हैज इट्स सिग्निफिकेटर आल्सो वन प्लैनेट। वो प्लैनेट कहाँ पर है, किस हाउस में है, किन के साथ है, किन का एस्पेक्ट है, इन सब चीजों को कंबाइन करके देन इन टोटलिटी वी ट्राई टू एसेस एन हाउस। खाली प्लैनेट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजों को आप कंबाइन करेंगे जब हम एक असेसमेंट कर पाते हैं किसी भी पर्टिकुलर हाउस के बारे में। मतलब इन जनरल आप क्या बोलोगे अगर 12th हाउस में कुछ भी नहीं है, देयर इज ओनली लेट्स से उसका लॉर्ड देखिए ना, लॉर्ड की पोजीशन लॉर्ड क्या मैं है। बता दूं, लाइक कैंसर होगा तो कैंसर का लॉर्ड मून हो गया, ठीक है, मून की क्या पोजीशन है, सीरियल नंबर 4 लिखा हुआ है तो ऐसे नहीं पता चलेगा आपको। हॉरोस्कोप बना के बताइए मुझे, या मुझे डेट दीजिए तो मैं देख के बता देता हूँ आपको। ठीक है, आई विल डिस्कस विद दैट। और कारक है हर हाउस का, हम कारक भी हम डिस्कस करेंगे। नहीं, कारक ही मैं बोल रही थी। मून है लॉर्ड उसका, मून इज द लॉर्ड, मून इज द लॉर्ड, बट कारक इज सैटर्न। सेकंड 12th हाउस का कारक होता है सैटर्न होता है। सैटर्न होता है, राइट। सैटर्न की पोजीशन भी हमें देखनी पड़ेगी। ओके सर एक क्वेश्चन और था, which is the best combination? बेस्ट कॉम्बिनेशन मींस बेस्ट कॉम्बिनेशन, प्लेनेट का बेस्ट कॉम्बिनेशन, और कौन से घर में अगर वो बैठे हुए हैं, कौन से हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस इज सपोज्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस, फर्स्ट हाउस, सो दैट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ एनी प्लैनेट, द फर्स्ट हाउस। तो कोई भी प्लैनेट अगर आपका फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो पहली चीज तो उसके रिजल्ट कभी खराब नहीं मिलेंगे आपको, एंड दैट इज द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट आल्सो, दैट इज द फर्स्ट हाउस। वो हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में कि कौन से हाउसेस हैं। हाँ, आपने जैसे बोला कि if Saturn is placed in the first house, then he has to work very hard throughout his life. Yeah. But is it a good thing or a bad thing? It may be good or bad depending on the position of Saturn. Saturn in the first house can make or mar a person. Saturn in the first house can make you labor. Saturn in the first house can make you prime minister also. In both the cases, Saturn is placed in the first house. But nature-wise, both are same. Both have to work hard. Okay. वो सारा कुछ Saturn की पोजीशन। Saturn तो एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको स्टेटस देता है। और जितने भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आप देखिए, सबके हॉरोस्कोप में सैटर्न फर्स्ट हाउस में ही होगा, एक्सॉल्टेड पोजीशन में। और एक कुली के हॉरोस्कोप में भी फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होगा। तो एक स्टेटस मिल गया, एक को नहीं मिला बिकॉज ऑफ बैड पोजीशन ऑफ सैटर्न, बट बोथ हैव टू वर्क हार्ड। वो एक बेसिक पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी हो जाता है, उसमें कोई आपको राहत नहीं मिलेगी, उसमें तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। सर व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि बर्थ चार्ट एक आपका एक जनरल लाइफ का एक कॉम्बिनेशन बताता है कि जो बर्थ चार्ट में आपके क्या प्लैनेट के पोजीशन है, लेकिन जो करंट डेट है उसके बेसिस पे आप अपनी करंट साइकिल बता सकते हैं कि करंट टाइम कैसे चल रहा है। वो ट्रांजिट का उसमें आ गया ना, ट्रांजिट का रोल आ गया, जो आज की डेट में जो प्लैनेट का ट्रांजिट है उसका क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके हॉरोस्कोप में, क्या हॉरोस्कोप। तो अगर हमें किसी के बारे में बताना है कि हाउ पर्सन इज हैविंग द टाइम राइट नाउ, तो वी हैव टू फर्स्ट सी द बर्थ एज वेल एज द करंट टाइम आल्सो। करेक्ट, करंट ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, जो वो प्लैनेट का गोचर है आपके किस किस हाउस में हो रहा है। और भी कुछ चीजें इसके अलावा, दो चीजें इसके बस तीन है, प्लैनेट की पोजीशन हो गई, दशा हो गया और ट्रांजिट हो गया, इन तीनों को देखकर। ठीक, ओके, थैंक यू। Uncle, this is one last question I have, because you know when we see the houses, house में राशि का नंबर भी लिखा होता है। बिल्कुल। Right, and राशि का भी there's a lord of the राशि, right? नहीं, मैंने यही तो कहा कि हाउस का लॉर्ड का मतलब क्या है, कि जो उसमें राशि लिखी हुई है उसका लॉर्ड क्या है। I see, understood. That will play an important role. Got it. Sir, one question. जो आपने योग बताया, जैसे दो प्लैनेट्स इकट्ठे प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर हाउस में, फॉर एग्जांपल सन एंड मरकरी, तो सपोज ये दो प्लैनेट्स इकट्ठे प्रेजेंट नहीं है, एक प्लैनेट है, सपोज मरकरी प्रेजेंट है, लेकिन जिस हाउस में प्रेजेंट है उसका हाउस या तो लॉर्ड सन है या उसका कारक सन है, नहीं, तो वो भी वो योग बनाएगा। नहीं, नो, both have to be together. Both have to be together. Okay. Thank you.
चलिए, thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. We meet tomorrow at the same time. Thank you, sir. Good night, everyone. Good night. Thank you. नमस्कार सर, थैंक यू सर. Thank you. Thank you.